Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So how are you all? Hope you guys are doing well. So let me give you an overview of the today's session. हम पहले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, देन ऑफ कोर्स हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे, देन ऑफ कोर्स हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा वहाँ पे हम कनेक्ट करके कैसे पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। जहाँ पे भी रेड कलर है वहाँ पे ब्रेक दे के कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे। जहाँ पे भी पर्पल दिखाई देगा वहाँ पे एक ग्रामर का रूल डिस्कस करेंगे। एंड मैंने आपके लिए एक ग्रामर का क्वेश्चन भी बनाया है जो कि मैं आपको सेशन एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा ग्रामर का, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है यूजुअली, है ना। एक ईडियम या फिर फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है। एंड मैंने आपका पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है। सो अगर आपको लगता है कि हमें हिंदी में भी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, सो यस, तो अब हम अपने आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, सो क्या कह रहे हैं वो आपके टाइटल में, हाई स्टेक्स। स्टेक्स का मतलब होता है दाव, दाव पेच हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स में वो। तो बहुत ऊंचे दाव लगे हुए हैं सभी पार्टीज़ के। जैसे कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस को उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। सो ऑन द असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स इन नवंबर 2023, तो नवंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इसके लिए सारे जो पार्टीज़ हैं सभी के दाव पेच बहुत ही ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। रीजेनुएटेड इज़ एकदम फ्रेश। जो भी अगर कोई भी चीज़ एकदम फ्रेशली नए तरीके से अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो वो रीजेनुएटेड है। तो जो किसने अब नए तरीके से शुरुआत की है, कांग्रेस ने। टेक्स ऑन अ मोर रिसोर्सफुल एंड बेटर फंडेड बीजेपी। टेक्स ऑन अ मोर का मतलब होता है उस चीज़ के ऊपर हावी होना। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रीजेनरेटेड कांग्रेस है, जो बहुत ही रिसोर्सफुल और बेटर फंडेड बीजेपी है ना, उसके ऊपर इस बार हावी होगी, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। टेंडेंसी आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और अ टाइप ऑफ बिहेवियर। तो किसी की तरफ झुकाव को हम टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है, हमारा रुझान जो होता है, ठीक है, कि हम किसी के रिगार्डिंग कैसा फील करते हैं, ठीक है, आम तौर पे हम कैसे फील करते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टेंडेंसी। नेक्स्ट इज़ अनअबैश्ड। अनअबैश्ड आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नॉट एम्बैरेस्ड और अशेम्ड। मतलब आप एकदम बोल्डली किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो आप अनअबैश्ड हो, ठीक है, आप अचल हो, ठीक है। अपेंड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सेट और टर्न समथिंग ऑन इट्स एंड और अपसाइड डाउन। मतलब पूरा विपरीत कर देना, पूरा ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना इज़ अपेंड करना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बात हो रही है, आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, आप उस चीज़ का उल्टा कर दे रहे हो, तो आप अपेंड कर रहे हो, ठीक है। स्कॉरेज एक आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है विपत्ति, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेस अ ग्रेट ट्रबल और सफरिंग। तो कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है तो वो आपके लिए स्कॉरेज है। हेम का मतलब होता है टू कंट्रोल, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, संचालन करना इज़ हेम, ठीक है। वैसे तो हेम का मतलब होता है जो आपको शिप चलाने के लिए आपके शिप में एक ऐसा व्हील होता है ना, जिससे आप शिप को कंट्रोल करते हो, ठीक है, ऐसा कुछ व्हील होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेल्म। बट यहाँ पे आपका संचालन का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। फ्रे फ्रे का मतलब होता है इन अ बैटल और अ फाइट। जब भी एज अ नाउन यूज़ होता है तब उसका मतलब होता है अ बैटल और अ फाइट, ठीक है। कोई भी अगर आप किसी जंग में हो, किसी भी रेस में लड़ रहे हो, सो हम कहते हैं ना ही इज स्टिल इन द फ्रे, मतलब ये अभी भी जंग में लगा हुआ है। सो किसी भी चीज़, कोई भी अगर लड़ाई है, जंग है, तो हम उसे, या फिर कोई रेस है तो हम उसे फ्रे कहते हैं, ठीक है। पैंडर इज़ ग्रेटिफाई और इंडल्ज। आप किसी भी चीज़, आपका एक वर्ब है, और अगर आप किसी भी चीज़ में अगर इंडल्ज हो, ठीक है, तो आप उसे उसमें पूरी तरीके से शामिल हो तो आप पैंडर कर रहे हो, ठीक है।
ओके, अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। देर इज़ अ टेंडेंसी टू इक्वेट इलेक्शंस। अब देखो कनेक्ट कैसे करना है। टेंडेंसी मतलब आपका एक आम तौर पे लोगों का ऐसे रुझान होता है कि वो जो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं 5 स्टेट्स में, वो उसे कैसे समझते हैं, एज अ सेमीफाइनल। वो उसको एज अ सेमीफाइनल समझ रहे हैं बिफोर द लोकसभा पोल्स। ठीक है, मतलब जो फाइनल मैच होता है, आपको पता है ना, वर्ल्ड कप में फाइनल मैच होता है, उससे पहले सेमीफाइनल होता है। तो वैसे ही वो जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं ना, उस इस इलेक्शन को वो सेमीफाइनल समझ रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो कौन से हैं वो 5 स्टेट्स जिसमें इलेक्शंस होने वाले हैं? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट मंथ के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं, वो लोग उसे सेमीफाइनल की तरह समझ रहे हैं। बट अब बट से यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। इट इज़ रॉन्ग टू डू सो। पर ऐसा कहना गलत होगा। इन इलेक्शंस को सेमीफाइनल्स कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि तो एज मोस्ट हैव पॉपुलेशंस दैट राइवल दैट ऑफ मेजर कंट्रीज एंड हैव स्पेसिफिक इलेक्टोरल कंसर्न्स। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि तो जो सभी स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है, इन 5 राज्यों में जो पॉपुलेशन है ना, वो उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अलग अलग उनके इश्यूज़ हैं। दे हैव स्पेसिफिक इलेक्टोरल कंसर्न। स्पेसिफिक इलेक्टोरल कंसर्न मतलब छत्तीसगढ़ के अपने ही इलेक्टोरल कंसर्न्स, मतलब उनकी डिमांड्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं। मिज़ोरम के अलग डिमांड्स और अलग सॉल्यूशंस हैं। मध्य प्रदेश का अलग डिमांड्स और सॉल्यूशंस हैं। तेलंगाना का अलग ही प्रॉब्लम्स हैं, उनके उसको सॉल्व करने के लिए अलग सॉल्यूशंस रिक्वायर हैं। ठीक है, पर लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा पूरा नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल के मुद्दों पे बातें होती हैं, नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखा जाता है। पर जबकि असेंबली इलेक्शंस में हम एक ही मुद्दे को सभी 5 स्टेट्स में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अलग हैं और इसीलिए वो सेमीफाइनल भी नहीं है। ठीक है, वॉट डिस्टिंग्विशेस दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ इलेक्शंस इज़ ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक देना है। तो जो ये इलेक्शंस होने वाले हैं ना, जो ये साइकिल होने वाली है, इसको लोकसभा से क्या डिफरेंशिएट करता है? ये इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन से कैसे डिफरेंशिएट है? इज़ द लार्जली बाईपोलर नेचर ऑफ द कॉन्टेस्ट बिटवीन बीजेपी एंड द आईएनसी इन 3 ऑफ देम। तो कहा जा रहा है कि बाईपोलर, अगर कोई भी चीज़ बाईपोलर है, वो मतलब किसी भी 2 चीज़ों में वो बटी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस यूजुअली क्या देखा जाता है इलेक्शंस में, 2 जो बड़ी नेशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और जो कांग्रेस है, वो 2 बड़ी पार्टीज़ उभर के आई हैं सामने। इन 3 ऑफ देम मतलब 5 में से 3 राज्यों में तो इन दोनों के बीच में ही सीधा सीधा टक्कर होगा। ठीक है, विथ द रीजनल पार्टीज बीइंग सिग्निफिकेंट ओनली इन मिज़ोरम एंड तेलंगाना। तो सिर्फ मिज़ोरम जो है और तेलंगाना में है, इन दोनों ही स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज़ हैं इन्हें टक्कर दे सकेंगी। ठीक है, मतलब इन दोनों पार्टीज़ के राइवल्स और भी जो होंगे वो सिर्फ इन 2 स्टेट्स में होंगे। ठीक है, तो जो बाकी के स्टेट्स हो गए, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं ना 5 में से 3। तो ये जो तीनों स्टेट्स हैं ना, इन 3 स्टेट्स में ये दोनों ही पार्टीज़ आमने सामने होंगी। कोई ऐसी बड़ी रीजनल पार्टी नहीं है जो इन्हें टक्कर दे सके। ठीक है, ओके। इन ऑल द 3 नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, ये तीनों नॉर्थ साइड आते हैं और सेंट्रल इंडिया में आते हैं, विथ लार्ज हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। और इसमें हिंदी भाषा जो बोली जाती है वो कई हद तक हिंदी भाषा बोली जाती है। और इन हिंदी भाषीय राज्यों में बीजेपी का दबदबाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द बीजेपी सॉट टू कैश इन मतलब एडवांटेज लेना। ठीक है, तो बीजेपी क्या करेगी, इसका एडवांटेज लेगी ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जैसे कि पता है कि जो हिंदी भाषीय राज्य हैं उसमें बीजेपी का और हिंदुत्व आइडियोलॉजी का बहुत प्रचलन है। तो वो बीजेपी इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी। ठीक है, एंड इंक्रीज सपोर्ट फॉर इट्स अनअबैश्ड, मतलब बोल्ड तरीके से बीजेपी सपोर्ट करती है ना हिंदुत्व को, बिना किसी से भी डरे। तो इस बात का वो फ़ायदा उठाएगी और इन तीनों राज्यों में जीतने का कोशिश करेगी। ठीक है, कैश इन ऑन का मतलब समझ में आ गया ना, एडवांटेज लेना। किस बात का एडवांटेज लेंगे? वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एडवांटेज लेके वो इन तीनों राज्यों में जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द कांग्रेस सीक्स टू अपेंड, कांग्रेस
किस बात को अपेंड करेगी, मतलब समाप्त, किस चीज़ को समाप्त कर देगी, ये इनका जो हिंदू आइडियोलॉजी से इनका जो एडवांटेज लेने का जो प्लान है ना, वो इस प्लान को समाप्त कर देगी। कैसे समाप्त कर देगी? बाय प्रॉमिसिंग अ कास्ट सेंसस। वो अब कांग्रेस हर एक स्टेट में कास्ट सेंसस करवाएगी, ठीक है, मतलब जाति के बेसिस पे लोगों की गणना करेगी, ठीक है। तो इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस करवाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जब हमें कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मना करता है, तो आप एज अ गवर्नमेंट खुद से ही कैसे कास्ट सेंसस करवाओगे? कहने के लिए तो आप नाम के लिए वो कहोगे कि हाँ हम कास्ट सेंसस से इन जो भी किसी भी कास्ट के अगर लोग कम हैं तो उनके लिए हम पॉलिसीज़ को बेटर बनाएंगे एंड सो ऑल। ऊपर ऊपर कहने के लिए तो आप पॉलिसीज़ का बहाना दोगे, बट अंदर से आपका वो जो वोट बैंक वाला होगा कि कौन से कास्ट ज़्यादा है, कि कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके तरफ हम प्रचार करें, ठीक है, उनके लिए हम स्कीम्स निकालें। अंदर से तो अंदर वही रहता है आपका वोट बैंक का वो जो एक चीज़ रहती है, अंदर से आपका वही फ़ायदा होता है। ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए आप बस ऐसे कहते हो। सो मेरे हिसाब से कास्ट सेंसस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिहार में अब रिसेंटली हुआ था, विच आई फील इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। आपका क्या है इस पर राय, आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को से वो जो बीजेपी एडवांटेज लेना चाहती थी वो ख़त्म कर देगी कांग्रेस बाय कंडक्टिंग कास्ट सेंसस, ठीक है। तो वो कैसे ख़त्म करेगी कास्ट सेंसस? वो कहेगी कि हाँ देखो ये सारे कास्ट्स हैं, तो हमने सभी कास्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहेगी कि हमने कास्ट सेंसस करवा के सभी कास्ट के लिए वर्क करवाना स्टार्ट किया है। वो ऐसे कह के बीजेपी का प्लान फ्लॉप करवा देगी। एंड फोकसिंग ऑन इट्स रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर मेजर्स, और वो फोकस करेगी जो उनका रिकॉर्ड है कि वो वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। कि हाल ही में देखो कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे, उन्होंने कुछ 5 स्कीम्स करी थी, ठीक है, वो 5 स्कीम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, वो वैसे दिखाएंगे, है ना। देखो यार शुरुआती दौर पे तो हर कोई हर स्टेट करता है, उसे लंबे समय तक पूरे 5 सालों तक कंप्लीट करना इज़ मेजर टास्क। कर्नाटका में तो अभी हाल ही 4-5 महीने ही हुए हैं इस स्कीम्स को स्टार्ट किए हुए, वो चल रहा है, ठीक है। उनका बजट के क्या इश्यूज़ हैं, ये सब आगे आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। आप फ्री स्कीम्स तो दे रहे हो, पर उससे वित्तीय घाटा जो हो रहा है वो कौन देखेगा? ये सारी चीज़ें आगे आगे आती हैं। शुरुआती दौर पे वो नहीं दिखता है ज़्यादा, पर एक बार जब पूरा बजट हिल जाता है तब जाके चीज़ें पता चलती है कि कितना महंगा पड़ता है। सो यस, इनकी यही स्ट्रैटेजी है, अब क्या कर सकते हैं। एंड दो अ लिस्ट ऑफ कमिटेड गारंटीज़, और अपनी जो कमिटेड गारंटीज़ हैं, हम ये कर देंगे, 2,000 रुपये हर महीने देंगे, फ्री राइट देंगे, पानी देंगे, राशन देंगे, ये सब कह के कांग्रेस लुभाना चाहेगी, ठीक है। इन राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, ये कौन से पार्टी से हैं? ये कांग्रेस से हैं, ठीक है। तो वो जो हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, अभी इनकम्बेंट करंट चीफ मिनिस्टर जो हैं, रिमेन्स पॉपुलर, वो पॉपुलर हैं वहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ मतलब किस रीज़न के वजह से, ठीक है। रीज़न यहाँ पे अकाउंट ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब है? रीज़न, किस वजह से वो पॉपुलर हैं? अपने गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स जो हैं, मतलब जो लोगों के लिए उन्होंने स्कीम्स निकाली थी राजस्थान के लोगों के लिए, वो उसके लिए वहाँ पे पॉपुलर हैं। पर बट से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, बट हिज MLAs डू नॉट एन्जॉय द सेम कॉन्फिडेंस। डू नॉट एन्जॉय द सेम कॉन्फिडेंस का मतलब है वो उनके जो MLAs हैं ना, वो उतने पॉपुलर नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर खुद पॉपुलर हैं, पर उनके जो MLAs हैं ना, वहाँ पे वो पॉपुलर नहीं हैं। इससे क्या चीज़ हो रही है? कॉम्प्लिकेटिंग हिज पार्टीज टास्क टू रिमेन पावर, बिकॉज उनके MLAs उतने पॉपुलर नहीं हैं। उन लोगों के बीच में खुद में ही बहुत ज़्यादा लफड़े चलते हैं, जैसे कि अशोक गहलोत और ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, इन दोनों के बीच में कई सारे लफड़े होते हैं। तो अंदरूनी मामलों की वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टी का टास्क है टू रिटेन पावर, रिटेन करना, इस बने रहना, तो सत्ता में बने रहने का जो इनका काम है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तो MLAs के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इवन इफ द स्करेज ऑफ फैक्शनलिज्म, स्करेज इज, क्या बताया था मैंने आपको स्करेज का मीनिंग? बताइए जल्दी से।
यस, करेज इज प्रॉब्लम, विपत्ति, जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो कौन सी है वो चीज़? जो फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म इज ग्रुप वाइज बढ़ जाना, ठीक है। तो कोई कुछ एमएलएज ज्योतिरादित्य सिंधिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ एमएलएज अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे जो ग्रुप बट रहा है ना, उसके वजह से क्या हो रहा है, सीम्स टू हैव बीन म्यूटेड फॉर अब इस टाइम के लिए तो वो म्यूट है। म्यूट मतलब बंद है। फ्रैक्शंस में बंटना, गुटों में बंट जाना फिलहाल के लिए तो बंद है, पर अंदरूनी अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अभी के लिए तो वो म्यूट पे हैं, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स वॉट ऑथर वॉन्ट्स टू से। इन मध्य प्रदेश, अब राजस्थान की बात हो गई, अब वो मध्य प्रदेश में सिचुएशन बता रहे हैं कि क्या है। जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है अभी? बीजेपी की। राजस्थान में कौन था गवर्नमेंट? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मध्य प्रदेश में अब करंट गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। और उनके चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हैज़ स्पेंट 18 ईयर्स एट द हेम मतलब यहाँ पे उस राज्य में अपना कंट्रोल बनाया रखा, मतलब 18 सालों तक वो बने रहे हैं मध्य प्रदेश में। एंड फेसेस एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी मतलब वो अपनी सत्ता से अब परे हो सकते हैं। किस लिए वो परे हो सकते हैं? एंटी इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी इज गवर्नमेंट में होना, एंटी इज गवर्नमेंट में नहीं होना। तो अपने सत्ता से वो दूर हो सकते हैं, किस चीज़ के चलते हुए? ओवर इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया था 18 सालों में, उसके ऊपर चलते हुए शायद वो दूर हो सकते हैं सत्ता से। ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके ऊपर ऐसा इशूज़, इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो इकोनॉमी के बेसिस पे और सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसा उन पे इश्यूज़ हैं। बट द फर्टाइल, फर्टाइल इज उपजाऊ, यहाँ पे उपजाऊ वैसे तो मतलब होता है फर्टाइल ग्राउंड का मतलब है उपजाऊ ज़मीन, जहाँ से आपको खेती मिलती है, पर यहाँ पे क्या मतलब है? जहाँ से आपको एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। जिस जिस जगह से, जिस स्टेट से आपको एडवांटेज मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश की ज़मीन से आपको एडवांटेज मिल सकता है। किस लिए? फॉर हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन द स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड द बीजेपी अ कैश ऑफ कमिटेड वोटर्स। कैश यहाँ पे एक कलेक्शन है। वैसे तो कैश मेमोरी होता है रिजर्व मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर में होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? कैश का मतलब एक रिजर्व सेट ऑफ, यहाँ पे कहते हैं सेट ऑफ कमिटेड वोटर्स, ठीक है। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से आपको यहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड मिल सकता है, मतलब आपको एडवांटेज मिल सकता है मध्य प्रदेश में। बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से, जो कि इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से ही कुछ कमिटेड वोटर्स हैं बीजेपी के, दैट हैज़ केप्ट इट इन द फ्रे। इट का यहाँ पे किसको संबोधन किया जा रहा है? बीजेपी को, ठीक है। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से जो उनके कमिटेड वोटर्स बने हैं, इसी से ही बीजेपी अभी भी रेस में बना हुआ है। केप्ट इट इन द फ्रे मतलब बीजेपी अभी भी रेस में बना हुआ है, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स के चलते हुए भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से बीजेपी अभी भी रेस में बना हुआ है। अब मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो भूपेश बघेल हैं हैज़ मैनेज टू स्टेम डिसिडेंट्स विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड इज ऑल्सो सीकिंग टू बैटल ऑन हिज गवर्नमेंट्स वेलफेयर अकॉर्ड। अब छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट है, ये भी कांग्रेस से ही हैं, और ये कह रहे हैं कि सीकिंग टू बैटल हिज गवर्नमेंट्स वेलफेयर रिकॉर्ड। इन्होंने भी वेलफेयर स्कीम्स रखी होगी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, ठीक है। ये भी कांग्रेस से हैं, तो उसके बेसिस पे ही ये अपने फिर से चुनाव लड़ेंगे कि हमने इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। फार्म लोन वेवर्स, कौन से थे वो वेलफेयर स्कीम? फार्म लोन वेवर्स मतलब जो फार्म के ऊपर लोन्स लिए गए थे किसानों ने, उसको वेव कर देंगे, मतलब उसे माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो जो लोन्स लिए गए थे किसानों के द्वारा, उससे माफ़ कर दिया जाएगा। इंक्रीज इन सपोर्ट प्राइजेस फॉर क्रॉप्स, जो गवर्नमेंट देती है ना, एमएसपी एक होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है हर एक क्रॉप पे, कि इतना पैसा तो आपको गवर्नमेंट से मिलेगा ही, वो उस पे उसको इंक्रीज़ कर देंगे गवर्नमेंट। एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो वहाँ के फॉरेस्ट से जो भी उपजाऊ चीज़ें आती हैं जिससे स्टेट को इनकम होता है, उस पर भी वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे स्कीम्स के बेसिस पे कांग्रेस फिर से वहाँ पे लड़ेगी। बिसाइड्स, यहाँ पे देखो बिसाइड्स का मतलब होता है इन सब चीज़ों के अलावा, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा, अगर सिर्फ बिसाइड होगा उसका मतलब क्या होगा? बगल में।
अब यहाँ पे मैंने पर्पल में इसलिए किया है, ठीक है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होता है पास में ही, इसके बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, अलावा, ठीक है, समझ में आ गया। ये है बिसाइड्स और बिसाइड का डिफरेंस। तो इन सब चीज़ों के अलावा क्या करना चाहती है कांग्रेस? सीकिंग टू पैंडर टू वोटर्स सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। तो इन सब चीज़ों के अलावा वोटर्स की जो रीजनल आइडेंटिटी है ना, उसके ऊपर भी वो कांग्रेस वहाँ पे खेलेगी। मतलब वहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी जो है, मतलब वहाँ के उनके ट्राइबल्स, मतलब वहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी रीजनल आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए भी वो भी एक आस्पेक्ट लेके आएगी कांग्रेस गवर्नमेंट, भूपेश बघेल की गवर्नमेंट, कि हम ये सारे चीज़ें भी करेंगे और इसके अलावा जो स्टेट की रीजनल आइडेंटिटी है वो भी बने रहें, हम वो भी सुनिश्चित करेंगे। तो इन सभी बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। तो ये सिचुएशन थी छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, ठीक है। अब आएगा तेलंगाना और मिजोरम के बारे में, ठीक है। बट द बीजेपी अगेन थ्रेटन्स टू कीप कॉन्टेस्ट क्लोज। इन सब चीज़ों के अलावा अब बट से कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ों तो हैं ही, भूपेश बघेल जी ये सब करेंगे, पर बीजेपी ने भी कॉन्टेस्ट क्लोज रखेगा, मतलब टफ फाइट होगी, फिर भी टफ फाइट होगी, ठीक है। अ रीजेनरेटेड कांग्रेस, रीजेनरेटेड इज जो नए तरीके से कांग्रेस आई है फॉलोइंग द भारत जोड़ो यात्रा। तो फॉलोइंग इस किस चीज़ के बाद, ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस एक नए अवतार में आई है, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा आपको पता होगा। एंड इंटरनल इलेक्शंस बिलीव्स, और जो इलेक्शंस हुए थे कुछ इंटरनली लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे कुछ राज्यों में, इट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशनल वेयर विथाल इज जो रिसोर्सेज हैं। तो कांग्रेस के पास अब ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं टू टेक ऑन द बेटर फंडेड एंड मोर रिसोर्सफुल बीजेपी। टेक ऑन मतलब उनसे फाइट करने के लिए। तो इस कांग्रेस के पास अब बहुत सारे रिसोर्सेस हैं फाइट करने के लिए बीजेपी से। बीजेपी कैसी पार्टी है? इसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। अब कांग्रेस के पास भी एक नए तरीके से उभरा है और वो टेक ऑन करेगा, फाइट करेगा, ठीक है, इन द 3 स्टेट्स, इन तीनों राज्यों में फाइट करेगा। एंड इट्स परफॉर्मेंस कुड वेल डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली कॉन्टेस्ट 2024 पोल्स। और जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस रहेगी कांग्रेस की, किस तरीके से वो बीजेपी से लड़ रहा है, वो ही डिसाइड करेगा, डिटरमाइनस डिसाइड करेगा उनकी एबिलिटी कि वो कितना एबल हैं 2024 के इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इन तेलंगाना, अब तेलंगाना की बात की जाए, द कांग्रेस इज राइवल, तो जो कांग्रेस की राइवल हैं हैज़ बीन मोर एविडेंट। एविडेंट मतलब बहुत ही उनका प्रचलन है वहाँ पे, स्पेशली आफ्टर इट्स टर्नअप इन कर्नाटका। कर्नाटका में जीत के बाद अब कांग्रेस का रिवाइवल, सॉरी राइवल नहीं, रिवाइवल, रिवाइवल इज फिर से चीज़ वो आ जाना, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ को पुनः जीवित कर देना इज रिवाइव करना, उसमें फिर से जान भर देना। तो कांग्रेस में अब फिर से जान आ गई है। कैसे जान आ गई है? स्पेशली कर्नाटका में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में फिर से जान आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि वो तेलंगाना में भी अब जीत सकता है, ठीक है। कर्नाटका में कांग्रेस रूलिंग पार्टी नहीं थी, बीजेपी रूलिंग पार्टी थी, पर बीजेपी को हरा के कांग्रेस आ गई। वैसे ही इस बार चांसेस है कि तेलंगाना में भी अब कांग्रेस भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, वहाँ पे उनकी रीजनल पार्टी है। तो उनको हरा के शायद कांग्रेस फिर से जीत जाए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी किसे कहा जा रहा है? कांग्रेस को, ठीक है। तो कांग्रेस नाउ एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड ए टफ फाइट फॉर द रूलिंग भारतीय राष्ट्रीय समिति। तो ये शायद वहाँ पे है पार्टी तेलंगाना में, इसे वो बहुत ही टफ फाइट देगी विथ बीजेपी री रेगुलेटेड टू द रोल ऑफ स्पॉइलर। री रेगुलेटेड इज किसी को भी अगर आप री लेगेट कर रहे हो तो आप उसे इन्फीरियर रैंक दे रहे हो, तो बीजेपी को वहाँ पे वो कम आंक रहे हैं, यहाँ पे इन्फीरियर रैंक देना इस कम आंकना। तो अब बीजेपी को वहाँ पे कम आंका जा रहा है टू द रोल ऑफ अ स्पॉइलर, तो ज़्यादा बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसा कह रहे हैं वो वहाँ पे, ठीक है। इन द एमरजेंस ऑफ द जोरमा पीपल्स मूवमेंट हैज़ चेंज्ड द इक्वेशन इन द मिजोरम। तो जब भी ये जोरमा पीपल्स मूवमेंट हुआ मिजोरम में, तो इक्वेशंस जो वहाँ पे सिचुएशन थी, इक्वेशंस जो वहाँ पे हालात थे वो बदल गए। प्रॉमिसिंग अ 3 कॉर्नर्ड फाइट इन अ ट्रेडिशनल 2 पार्टी सिस्टम, जो कि ट्रेडिशनली 2 पार्टीज़ के बीच में फ़ाइट होती थी। 2 पार्टीज़ कौन सी हैं? वो बीजेपी और कांग्रेस। हर एक स्टेट में इन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच में फ़ाइट होती थी, पर जब से जोरमा पीपल मूवमेंट हुआ तो ये फ़ाइट अब 3
पार्टीज़ के बीच में हो गई, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, और ये जो अब मिज़ोरम की पार्टी है मिज़ो नेशनल फ्रंट, अब इन तीन लोगों के बीच में ये फाइट होगी, ठीक है। तो त्रिकोणीय, थ्री कॉर्नरीज त्रिकोणीय फाइट हो गई है। बट चीफ मिनिस्टर जोरमा थांग ऑफ द रूलिंग मिज़ो नेशनल फ्रंट, जो चीफ मिनिस्टर हैं मिज़ोरम के, जिनका नाम है जोरमा थांग, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर हैंग ऑफ द मणिपुर सिचुएशन एंड हिज गवर्नमेंट्स पोजीशन टू फेवर हिज पार्टी। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की जो सिचुएशन है उनकी गवर्नमेंट की, वो ऐसा समझते हैं कि वो स्टेबल है और वो फेवर करेगी उनके पार्टी को जीतने के लिए, ठीक है। वो अश्योर्ड है कि उनकी पार्टी जीतेगी ही। दीज इलेक्शंस आर नो सेमीफाइनल्स, ये इलेक्शंस कोई सेमीफाइनल्स वगैरह नहीं है, पर द स्टेक्स आर हाई फॉर द टू नेशनल पार्टीज इन द फ्रे। पर जो दांव पेच है वो बहुत ही अब ऊपर उठ चुके हैं। दो नेशनल पार्टीज जो कि बीजेपी और कांग्रेस हैं, उनको रेस में रहने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा दाव पेच हाई हो गए हैं। टेंस होगा, इंटेंस फाइट होगी इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, पर ये सेमीफाइनल्स नहीं कहेंगे हम लोकसभा इलेक्शंस के लिए, ठीक है। नो डाउट इंटेंस फाइट होगी सभी स्टेट्स में, इन पांचों स्टेट्स में इलेक्शन का फेवर बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। दाव पेच अब स्टेक्स आर हाई, मतलब दाव पेच सभी ने अपने खेले हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, पर ये सेमीफाइनल नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। अब हम एक ग्रामर का क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है। कैश इन ऑन, मैंने आपको बताया था ना कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है। यस, अब इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है टू गेट मनी और अनदर एडवांटेज फ्रॉम द इवेंट और सिचुएशन। तो किसी भी चीज़ में से अपना एडवांटेज निकलना, उस चीज़ से एडवांटेज लेना, इस कैश इन ऑन करना, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही दिए गए हैं, कैश फ्रॉम बैंक, टेक मनी फ्रॉम द बैंक, विड्रॉ मनी, तो ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। इसका इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है अपना एडवांटेज निकालना, ठीक है। हिंदी में आर्टिकल है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। हमने ग्रामर के एस्पेक्ट्स को पढ़ा, ठीक है, कनेक्ट कैसे किया जाता है, ब्रेक कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड मैंने आपको बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब बताया, जहाँ जहाँ पे भी बट से कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है वो मैंने दिखाया। तो आपको होप ये सेशन अच्छा लगा हो। हमने वोकैबुलरी भी डिस्कस की, एक ग्रामर का क्वेश्चन भी किया, ठीक है। सो ओवरऑल मैंने इस सेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखने की पूरी कोशिश की थी ताकि आपको बहुत से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सके, ठीक है, ताकि आप कैश इन ऑन कर सको, ठीक है। सो येस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, एंड ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी इस सेशन का फ़ायदा मिले तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, इंग्लिश तो आपकी इस सेशन के साथ इम्प्रूव होगी, जीके भी इम्प्रूव होगी, ठीक है, जनरल नॉलेज इम्प्रूव होगी, करंट अफेयर्स आपका इस सेशन से अच्छा होगा, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन आपको इस आर्टिकल से पता चला। सो येस, तो इसी बात पे इस वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। सो येस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।